मेक्सिको में हमें ई वीजा के लिए जरूरत नहीं है। जिनके पास आई गेस यूएस और कनाडा का स्टूडेंट वीजा है या वर्क वीजा है या पीआर है, उनको जरूरत ही नहीं है ई वीजा की। मुझे भी मैसेजेस आ रहे थे कि फ्लाइट्स तो बंद है, और मतलब मैंने ट्रेवल कैसे करा कि तू इलीगल गई है और ऐसे गई है। मैंने कहा नहीं, मैं इलीगल नहीं गई हूँ। तो किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था। इमिग्रेशन इतना स्मूथ था ना, इतनी स्मूथ तो फ्लाइट भी नहीं थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका कनेडियन दोस्त और आज की वीडियो के अंदर हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है जो इनडायरेक्ट राउट के बारे में बताएंगे, स्पेसिफिकली मेक्सिको वाला इनडायरेक्ट राउट। सो वेलकम श्रुति टू आवर चैनल। अपने बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दो कि कहाँ से हो, कौन सा कोर्स लिया था, कब ट्रेवल किए तुम। हेलो, तो मेरा नाम श्रुति वशिष्ठ है और मैंने क्लैम्पटन कॉलेज मिसिसागा के लिए अप्लाई करा था। आफ्टर ग्रेजुएशन कोर्स है वो, डिप्लोमा कोर्स 2 इयर्स का, साइबर सिक्योरिटी एंड कंप्यूटर फॉरेंसिक्स में इनटेक था। मेरी क्लासेस 11 मई से स्टार्ट हो चुकी थी एंड मेरी फ्लाइट इवन 9 मई की थी, बट वो ड्यू टू बैन वो एक्सटेंड होती गई। सो मैंने इनडायरेक्ट रूट के थ्रू ट्रैवल करने के बारे में सोचा, सबसे इंक्वायर करा, तो डाउट्स भी थे इवन, बट फाइनली होपफुली सब कुछ ठीक रहा और मैं आज कनाडा में हूँ। दैट्स रियली नाइस, क्योंकि काफी लोगों को लगता है कि भाई ये इनडायरेक्ट राउट जो है या रूट जो है वो इलीगल है। इलीगल वाला कोई सिस्टम नहीं है, राइट? इवन इस रूट में एक और मतलब बेनिफिट है, मैंने बाकी रूट्स का तो मुझे पता नहीं, पर मैंने सुना है कि वहाँ ट्रांजिट वीजा और वो टूरिस्ट वीजा के अप्लाई, बट मेक्सिको में हमें ई वीजा के लिए जरूरत नहीं है। जिनके पास आई गेस यूएस और कनाडा का स्टूडेंट वीजा है या वर्क वीजा है या पीआर है, उनको जरूरत ही नहीं है ई वीजा की। बहुत ही अच्छा है, मतलब कि कहीं पे ई वीजा या कुछ भी लगवाने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ी थी। दैट्स रियली ग्रेट। फिर तो मतलब कि फ्लाइट बुक कराओ एंड होटल वहां पे बुक करा लो, मेक्सिको के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट कराओ एंड वहां से आरटीपीसीआर टेस्ट लेके डायरेक्ट तुम कनाडा जा सकते हो, ऐसा। मेक्सिको से तो कनाडा बहुत ही इजी है, जस्ट मेरे ख्याल 4 आवर्स का रूट है, तो वो तो राइट। बहुत ही स्मूथ है। तो उससे पहले थोड़ा परेशानी हो जाती है, ऑफ कोर्स इनडायरेक्ट रूट है और लॉन्ग डिस्टेंस है तो, बट वैसे है कि अगर फिर जब ट्रैवल करना ही है, मन बना ही लिया है, तो फिर क्या परेशानी देखनी। राइट राइट। अब हम डिस्कस कर रहे हैं रूट के बारे में। एक्चुअल में तुम्हारा रूट था क्या, वो तो बताओ। मेरा रूट था, मैंने दिल्ली से फ्लाइट करी थी बोर्ड और मेक्सिको तक की फ्लाइट थी, बट बीच में एक फ्लाइट थी पेरिस तक की, वो मतलब एयर फ्रांस की फ्लाइट थी। उनका बीच में स्टे था पेरिस में 4 आवर्स का, तो वो हमें एयरपोर्ट पर ही रहना था। वो ट्रांजिट जो होता है बेसिकली कि जो कनेक्टिंग होता है रिफ्यूलिंग वगैरह करने के लिए जो एयरपोर्ट्स पे रुकती है, राइट? राइट। तो वो तो सिक्योरिटी चेक और वो वेटिंग में वो निकल ही गया, पता ही नहीं लगा, बस वो ज्यादा नहीं था। तो उसके बाद मेक्सिको में जब हम लैंड करे तो बस एयरपोर्ट पे हमें आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना था, और फिर वो शटर्स आ गई थी, वो आपके होटल तक आपको ड्रॉप कर देती हैं, और फिर होटल में 2 दिन का स्टे है। थर्ड डे जो है हमारी फ्लाइट 12:40 की होती है, एयर कनाडा की रात की। तो हमारा चेकआउट टाइम 1 o'clock था, तो वो थोड़ा सा टाइम थोड़ा डिफिकल्ट था कि 1 o'clock से लेके शाम तक पूरा एयरपोर्ट पे रहना था, तो वो वेटिंग वाला थोड़ा सा था परेशानी वाला। परेशानी सिर्फ वेटिंग के अंदर आई, एज सच किसी इमिग्रेशन ऑफिसर ने नहीं की। ओके। इमिग्रेशन इतना स्मूथ था ना, इतनी स्मूथ तो फ्लाइट भी नहीं थी। अच्छा, दैट्स ग्रेट। तो अच्छा, ये जो बुकिंग तुमने करवाई थी, ये तुमने खुद करवाई थी या किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू करवाई थी? मैंने इंडिया से 2 ट्रैवल एजेंट से बात करी थी, तो उन्होंने मुझे कॉस्ट बताई थी 2,15,000 की। जस्ट 1 वीक पहले पता करा था, तो मुझे डाउट हो गया कि मतलब इतनी ज्यादा। मैंने ये सोचा कि शायद पास किया तो हो भी सकती है महंगी, कोई इसमें वो बड़ी बात नहीं है। बट मेरे रिलेटिव्स यहाँ कनाडा में रहते हैं, तो उन्होंने चेक करा तो वो 160 की थी। उसमें हमारी दोनों फ्लाइट्स जो दिल्ली टू मेक्सिको थी और मेक्सिको टू टोरंटो, और प्लस उसमें 2 डे स्टे मेक्सिको इंक्लूडेड था। तो कनाडा के ट्रैवल एजेंट के थ्रू करवाया था वो। ओके। एंड तुम बोल रहे हो कि जैसे तुमने सिर्फ हफ्ते पहले करवाई थी, अगर तुम थोड़ा सा वेट करते जैसे 10 डेज 15 डेज तो और सस्ती भी हो सकती थी वो। कल मुझे मेरे फ्रेंड का मैसेज आया कि वो भी सेम रूट से ट्रैवल करने के भी बारे में सोच रहा है, तो 28 जून की उसको मिल रही है, तो उसको वो बता रहे हैं 175 की। कनाडा वाले नहीं, इंडिया वाले। ओके, मैं ये बोल रहा था कि इसका जो एवरेज कॉस्ट है वो अराउंड 1.7 से 1.9 लाख लगा के चलते हैं, विच इज ऑन अ हायर साइड, क्योंकि मैंने इथोपिया वाला राउट जो देखा था उसके अंदर एवरेज 1.4 से 1.5 बता रहे थे, बट उसके अंदर सब कुछ इंक्लूडेड था, वीजा वगैरह भी था। इसके अंदर वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं है, सो ये थोड़ा सा इसका प्लस पॉइंट है। जो इथोपिया वाला रूट है, मेरी 2 फ्रेंड्स कल ही उससे शायद ट्रैवल करके आई हैं, तो उन्होंने कहा कि वहाँ जैसे पेरिस में
4 आवर्स का स्टे है, उसमें जो स्टे है वो 14 आवर्स का है एयरपोर्ट पे। 14 आवर्स का है तो हाँ, राइट, यस। उसमें 2 डेज का स्टे भी है। वो डिपेंड करता है ना, 2 दिन तुम घूम भी सकते हो इथोपिया के अंदर। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि उसको स्टे करना, वेकेशन लेनी है, या उसको सोच सोच के कि भाई मेरे को कनाडा जल्दी पहुंचना है, इस हिसाब से। दैट इज ग्रेट। अच्छा, तो तुमने ट्रैवल किया, तुम्हारा रीजन क्या था ट्रैवल करने का? क्या तुम्हारा मेडिकल एक्सपायर हो रहा था, या तुम्हारी रिक्वायरमेंट थी क्लासेस की तरफ से? क्लासेस सितंबर इनटेक जो था, मतलब जो मेरा सितंबर में जो कोर्स स्टार्ट होना था उसमें फिजिकली प्रेजेंट भी होना था, बट इन्होंने बैन लगाया हुआ था तो, और ऑप्शन था नहीं, तो वो तो गलत चीज है ना, मतलब तुम एक तरफ से बुलाना भी चाहते हो और आने भी नहीं दे रहे हो तो। राइट, और मेडिकल भी प्लस एक्सपायर हो रहा था, और प्लस सेकंड सेमेस्टर की फीस भी थी। राइट, राइट। सो जो आरटीपीसीआर टेस्टिंग थी कनेक्टिंग कंट्री की, जो कि मेक्सिको थी, तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स थी एंड क्या कॉस्ट थी वहां पे, और कितना टाइम लगा? टाइम तो कुछ नहीं लगा, जस्ट हम मेक्सिको एयरपोर्ट पे उतरते हैं, जो हमें वो एयर फ्रांस वाले एक फॉर्म देते हैं फ्लाइट में, वो हमें फिल करके एयरपोर्ट पे सबमिट करना होता है। जहाँ एयरपोर्ट खत्म होता है बाहर ही, वहां पर उन्होंने काउंटर्स बनाए हैं टेस्ट करने के लिए, तो वो अलग अलग टेस्ट हैं, आरटीपीसीआर है, एंटीजन है और रैपिड टेस्ट है, तो उनके अलग अलग कॉस्ट है। सिर्फ एक वो पासपोर्ट भी नहीं मांगते, सिर्फ एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, वो हमें जस्ट फिल करना होता है, उसमें हमें अपनी ईमेल आईडी देनी होती है और जस्ट साइन करना होता है, और कौन सा टेस्ट हमें करवाना है कि आरटीपीसीआर कराना है या एंटीजन कराना है, तो वो Okay. हम फिल देते हैं, उन्हें दे देते हैं, और वो साथ ही साथ टेस्ट कर देते हैं। कोई मतलब ऐसा रश भी नहीं था। सो कितना टाइम लगता है टेस्ट का रिजल्ट आने में? जस्ट 7 to 8 आवर्स, आई थिंक उससे भी कम, क्योंकि जैसे ही हम होटल आए और आके जैसे ही हमने रेस्ट करा और जब शाम को उठे तो मेल आ चुकी थी रिपोर्ट की। ओके, सो जो होटल था वो एयरपोर्ट के अंदर ही था, या तुम्हें बाहर भी जाना पड़ा था मेक्सिको के? होटल जो था वो बाहर था, मेरे ख्याल 5 या 10 मिनट्स दूर था। सो मेक्सिको कंट्री के अंदर जाने के लिए भी हमें ट्रांजिट वीजा रिक्वायर्ड नहीं था, राइट? ओके, नहीं, दैट इज ग्रेट, दैट इज, फिर तो बहुत अच्छी बात है। जिनके पास यूएस और आई थिंक कनाडा और यूरोप का वीजा, उनको नहीं चाहिए। जो कॉस्ट थी आरटीपीसीआर टेस्ट की, वो कितनी थी? वो मेक्सिकन करेंसी के हिसाब से 2200 थी, और मैंने जो कैनेडियन डॉलर में करी थी वो 130 to 135 के बीच आ रही थी, और मेरे ख्याल इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग वो 8000 समथिंग थी। ओके, जस्ट which is थोड़ा सा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, बट प्रोज एंड कॉन्स हर रूट के अंदर होते हैं, राइट? फिर अच्छा है। तो जो होटल के अंदर तुमने स्टे किया था उसके अंदर भी कोई क्वारंटीन रिक्वायरमेंट्स नहीं थी, राइट? तुम कहीं पे भी जा सकते थे? एज सच कोई कंपल्शन नहीं था, बल्कि उन्होंने तो टूर भी मतलब अवेलेबल करा हुआ था अगर रूम में बोर हो रहे हैं। एयर कनाडा जो वहां से रेगुलर नहीं चलती है, ऑल्टरनेट डेज पे चलती है, तो दैट्स व्हाई हमारा 2 डेज का स्टे था, वो क्वारंटाइन नहीं था। ओके, सो कॉस्ट क्या थी होटल की, एंड मतलब सारा होटल का जो एक्सपीरियंस था वो कैसा था वहां पे? जो ये कनेक्टिंग कंट्रीज है, इनकी होटल की कॉस्ट तो बहुत ही कम है, मुझे ध्यान तो नहीं है, बट शायद 1500 और 1700 उसमें, मेक्सिकन उसमें नहीं था ज्यादा। 1500 पेसोस बोल रहे हो तुम, रुपीस नहीं, राइट? रुपीज में ही बोल रही हूँ, ज्यादा कॉस्टली नहीं है होटल। अच्छा, 1500 हालांकि रुपीस के अंदर था? फिर तो बहुत अच्छा है। मेरा होटल जो था वो थोड़ा अच्छा नहीं था, तो कोई और अगर बुक करे तो वो थोड़ा अच्छा करे, क्योंकि मेरे वाले में लंच और डिनर इंक्लूडेड नहीं था, सिर्फ ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। रूम ठीक था, ओके, बट मील की प्रॉब्लम थी। एंड वन मोर थिंग, वहाँ ये है कि वहां पर लोगों को ना इंग्लिश भी थोड़ी कम आती है, तो जस्ट उनको मतलब इशारों से समझाना पड़ता है। परफेक्ट। तो जब तुमने मेक्सिको से कनाडा ट्रेवल किया तो तुम्हारा कनाडा के अंदर इमिग्रेशन एक्सपीरियंस कैसा था? इमिग्रेशन तो ठीक था, और एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो हमारी एयर कनाडा है फ्लाइट टोरंटो, उसमें हमारा लगेज इंक्लूडेड नहीं है, वो मतलब आई थिंक वो किसी को पता नहीं है। हमें लगेज के मतलब पैसे पेड है, वो पेड लगेज है। ओके, जब वो चेक इन होती है तो वहीं पर हम पेड कर देते हैं, वो जस्ट जब वो सारा सामान चेक चुक करते हैं वेट के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पेमेंट हो जाती है, तो उसके बाद और कुछ नहीं है। कितना कॉस्ट लगा था उसका एडिशनल? उसके 87 कैनेडियन डॉलर में है ओके, अमाउंट। एक एक बैग का या सभी बैग्स का? 2 बैग्स का, जो ओके, 23-23 वाले होते हैं। तो जो ये टोटल कॉस्ट तुम बोल रहे हो वो 1.7 के अंदर ही है, या उसके ऊपर सारा कुछ इंक्लूडेड करके, राइट? ओके, परफेक्ट। सो कनाडा के अंदर तुम आ गए, अब बात करते हैं क्या क्या टिप्स एंड सजेशंस या एडवाइस तुमने, क्योंकि ये ट्रैवल कर चुके हो ये वाले रूट से, तो क्या क्या उन्हें दिमाग में रखना चाहिए जब वो ट्रैवल कर रहे हो ये वाले रूट से? बस आई थिंक मेक्सिको का होटल जो है वो थोड़ा चेक करके बुक करें, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था, तो मैंने बुक कर दिया था, तो उसमें ब्रेकफास्ट मुझे बाद में पता चला कि ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, लंच और डिनर नहीं है, तो
वो था। बाकी और सब तो परफेक्ट है, बहुत स्मूथ है। इवन कनाडा इमिग्रेशन वाले भी ज्यादा सवाल वगैरह नहीं पूछते हैं, क्योंकि ओके, जब स्टार्टिंग में आते हैं तो जस्ट वो पासपोर्ट मांगते हैं और हमारा 3 डे मैंडेटरी क्वारंटाइन पैकेज पूछते हैं, और वो राइट। जो एयर कनाडा का फॉर्म होता है जो फ्लाइट में देते हैं फिल करने के लिए, एक वो होता है। और उसके बाद वो जस्ट वो क्लियर करके हमें वो कोविड टेस्ट की लाइन में लगा देते हैं। बस ये है कि हमें जो कोविड टेस्ट करना होता है कनाडा के, उसमें अगर हम पहले रजिस्टर कर ले तो आसानी रहती है वहां राइट, पे। स्विच करते हैं। या तो राइट। और उसके बाद जब कोविड टेस्ट हो गया, उसके बाद इमिग्रेशन वो अंदर भेज देते हैं जहाँ स्टडी परमिट और वो सब मिलता है। तो वहां पर भी उन्होंने कुछ नहीं पूछा, जस्ट पासपोर्ट मांगा, ऑफर लेटर, फीस रिसिप्ट, और जस्ट और कुछ भी नहीं। और फिर बस उन्होंने कहा कि 2 मिनट वेट करो, और उन्होंने प्रिंट करके दे दिया, और जस्ट उसके बाद लगेज कलेक्ट करा और फिर होटल। राइट, वेरी नाइस। तो तुम्हारे स्टडी परमिट मिलने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? काफी लोग बोल रहे थे कि मेडिकल जैसे 6 मंथ से थोड़ा ओल्डर हो जाता है तो प्रॉब्लम आती है, वैसा कुछ तो नहीं हो रहा था? नहीं, मेरा भी आई थिंक 6 मंथ्स होने वाले हैं खत्म होने में, क्योंकि लास्ट दिसंबर में करवाया था। फिर तो अच्छा है, मतलब क्योंकि पहले बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए थे। वो मेडिकल के ऊपर भी बोल रहे थे कि अगर 6 मंथ से 12 मंथ्स के बीच में है तब भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करे थे, बट अब शायद उन्होंने थोड़ा सा इसको स्ट्रीमलाइन कर दिया है पहले से। दैट इज मैंने ग्रेट। यूट्यूब वीडियोस देखी थी, वो बोल रहे थे कि 5 घंटे लग जाते हैं इमिग्रेशन में, तो मैं तो इसी चीज से घबरा गई थी कि सारा कुछ हो गया, अब ये ना हो कि एंड में आके सारा काम खराब हो जाए। बट नहीं, नहीं। वैसे टाइम लगता है, बट क्योंकि आजकल फ्लाइट्स ही बहुत कम है तो इस वजह से लोग भी कम जा रहे हैं, सो जल्दी सब कुछ प्रोसेस हो रहा है, विच इज गुड। सो अब कौन से होटल के अंदर हो होटल क्वारंटीन के लिए, एंड क्या क्या कॉस्ट है उसकी? जो गवर्नमेंट मैंडेटरी क्वारंटाइन था वो हमने शेयरिंग में लिया था, ओके। मेरी फ्रेंड ने। तो उसका 111 था, टोटल कॉस्ट तो इक्वल इक्वल आ गया था 55,500। ठीक सो है। वो 3 डे क्वारंटाइन था। उसके बाद 11 डे क्वारंटाइन मेरे कॉलेज ने अरेंज करा है, वो राइट। हिल्टन में है। मैं आज ही शिफ्ट हुई हूँ इनफैक्ट। गवर्नमेंट वाला था वो हैम्पटन इन एंड सूट्स था। ओके, दैट्स नाइस। और तो उन्होंने वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की कि सेम हाउस होल्ड वाला रूल होना चाहिए? क्योंकि पहले उन्होंने वो भी इंट्रोड्यूस किया था कि तुम्हारा जो पासपोर्ट के ऊपर एड्रेस है वो सेम होना चाहिए, तब भी हम प्रूव करेंगे कि तुम सेम हाउस होल्ड के अंदर हो। ऐसा कुछ तो नहीं है? नहीं, जब उन्होंने इमिग्रेशन में मतलब मुझसे पूछा कि कैसे रहना है क्वारंटाइन वगैरह का, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं रह रही हूँ। तो जब मेरी फ्रेंड से पूछा तो उसने कहा कि मैं उसके साथ रह रही हूँ, एज एन एडिशनल गेस्ट रह रही हूँ, क्योंकि जो बुकिंग थी उस पर लिखा था कि एडिशनल गेस्ट में उसका नाम है फ्रेंड का। तो फिर उन्होंने पूछा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई उसमें। परफेक्ट। फिर तो अब होम क्वारंटीन तुम्हारा होटल के अंदर, ये जो रिमेनिंग 11 डेज होगा, सो अभी तक तुम्हें कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या तुम सजेस्ट करते हो दूसरे लोगों को कि वेट करे डायरेक्ट फ्लाइट्स ओपन होने का, कि ये वाला इनडायरेक्ट राउट लेके आ जाए? आई नो कि जो बच्चे वेट कर रहे हैं उनसे वेट नहीं हो रहा होगा, वो एयरपोर्ट पे वेट करना पसंद करेंगे, बट वहां अपने घर पर वेट करना पसंद नहीं कर रहे होंगे। राइट। क्योंकि मुझे खुद इतने मैसेजेस आ चुके हैं कि भाई रूट सेफ है कि नहीं है, और जो कॉस्ट, क्योंकि कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, तो मेरे हिसाब से मुझे इथोपिया वाले से उसके कंपैरिजन में ये रूट थोड़ा बेटर लगा। थोड़ा सा बाकी एक्सपेंसिव है, बट हाँ मुझे भी लग रहा है, क्योंकि ना कोई ट्रांजिट वीजा की रिक्वायरमेंट है ना कुछ, बट लैंग्वेज बैरियर है कि यहाँ पे स्पेनिश होगी। राइट, एंड सेफ तो सभी है, लीगल सभी इनडायरेक्ट राउट्स है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई गवर्नमेंट वाले बोलेंगे कि हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है एंड तुम्हारे पास सारी रीजनिंग है और कनाडा गवर्नमेंट का जो वीजा वगैरह सब कुछ वैलिड है, तो तुम्हें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। राइट। मुझे भी मैसेजेस आ रहे थे कि फ्लाइट्स तो बंद है, और मतलब मैंने ट्रेवल कैसे करा कि तू इलीगल गई है और ऐसे गई है। मैंने कहा नहीं, मैं इलीगल नहीं गई हूँ। तो किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने जल्दबाजी में सब कुछ जस्ट 1 वीक में सारा कुछ कर लिया था। सब राइट। कुछ, राइट। क्वारंटाइन भी तब बुक करा, फ्लाइट्स भी तब बुक करी, सारा कुछ। तो फिर किसी को पता ही नहीं चला, तो वो सब बोलते कि इलीगल होगा इलीगल होगा, तो मैं कहा इलीगल नहीं है। हाँ, क्योंकि मिसकंसेप्शन है ना कि फ्लाइट बैन है, बट फ्लाइट बैन सिर्फ डायरेक्ट राउट के ऊपर है। जो डायरेक्ट एयर इंडिया और एयर कनाडा की फ्लाइट्स है वो बैंड है, बाकी जो फ्लाइट्स है, जो कनेक्टिंग फ्लाइट्स है दूसरी कंट्रीज से होते हुए, वो अभी भी चल रही है। राइट। दैट्स ग्रेट। सो थैंक यू सो मच श्रुति। अगर किसी को कोई डाउट्स होंगे एंड तुम्हें रीच आउट करना चाहते हैं, तो कैसे वो तुम्हें रीच आउट कर सकते हैं? प्लीज लेट अस नो। ईमेल में ईमेल ड्रॉप कर दो, एंड माय ईमेल आईडी इज shruti33@gmail.com। परफेक्ट। सो मैं श्रुति की ईमेल एड्रेस डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड टू नो मोर, आप श्रुति को रीच कर सकते हो। थैंक यू श्रुति फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस,
एंड आई होप सभी लोगों के क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर दिए हो, बट स्टिल अगर किसी को भी और कोई क्वेश्चंस है सो मेक श्योर कि कमेंट डाउन बिलो. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय.